नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम जिस लिटरेरी मास्टरपीस को डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं, उसका नाम है टू मार्गरेट, जिसे लिखा है एमिनेंट विक्टोरियन पोएट मैथ्यू आर्नोल्ड ने। अगर आपने कभी भीड़ भरे हुए शहर में यानी कि एक मेट्रोपोलिस में किसी डीप अकेलेपन या आइसोलेशन को महसूस किया है, तो ट्रस्ट मी, ये पोयम आपको बहुत डीपली रिलेट करेगी। किसी भी टेक्स्ट को समझने से पहले उसके राइटर के माइंड और उस एरा को समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं पोयम के कंटेक्स्ट को। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पोएट की। मैथ्यू आर्नोल्ड विक्टोरियन एज के एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोएट और क्रिटिक थे। उनकी शुरुआती एजुकेशन इंग्लैंड के एक बहुत ही फाइन पब्लिक स्कूल रग्बी में हुई थी, जहां उनके फादर डॉक्टर आर्नोल्ड हेडमास्टर थे। इसके बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई ऑक्सफोर्ड से पूरी की, जो इंग्लैंड की सबसे ओल्डेस्ट और प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में से एक है। आर्नोल्ड की प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही एक्टिव और प्रैक्टिकल थी। उन्होंने 2 साल तक क्लासिक्स पढ़ाया और उसके बाद वो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स अपॉइंट हुए, जिस पोजीशन पर उन्होंने 35 साल तक सर्व किया। 1857 में उन्हें ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर ऑफ पोएट्री बनाया गया, जहां उन्होंने 10 साल तक काम किया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट उनके बारे में ये है कि उन्होंने पोएट्री लिखना लगभग 45 साल की एज तक कंटिन्यू रखा और उसके बाद अपना पूरा वक्त प्रोज और सोशल क्रिटिसिज्म को डेडिकेट किया। इंग्लिश लिटरेचर में आर्नोल्ड एक एलिजिक पोएट है, यानी वो पोएट जो लॉस और मॉर्न करता है, उसके रूप में उन्हें जाना जाता है। वो एसेंशियली लॉस और सेपरेशन के पोएट है, जो ह्यूमैनिटी के बीते हुए इनोसेंस और फेथ के चले जाने पर लेमेंट करते हैं। अब इस शिफ्टिंग थॉट के साथ आते हैं हमारी आज की पोयम टू मार्गरेट पर। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये मार्गरेट आखिर है कौन। मार्गरेट एक बहुत ही मिस्टीरियस यंग लड़की थी, जिसे आर्नोल्ड स्विट्जरलैंड में मिले थे। इस लड़की ने आर्नोल्ड पर इतना गहरा इंप्रेशन छोड़ा कि वो उनकी कम से कम 21 लव लिरिक्स की इंस्पिरेशन बनी। इस पोयम से पहले 1853 में आर्नोल्ड ने एक पोयम लिखी थी, जिसका नाम था आइसोलेशन टू मार्गरेट। उस अर्लियर पोयम में आर्नोल्ड ने अपने और मार्गरेट के बीच के पर्सनल सेपरेशन और लोनलीनेस के बारे में बात की थी। लेकिन जो पोयम हम आज पढ़ रहे हैं, ये 1857 में लिखी गई थी और इसका स्कोप पहली वाली पोयम से बहुत ज्यादा डीप और बड़ा है। इस पोयम में भी बेसिक थीम लोनलीनेस ही है, लेकिन ये एक मेजर शिफ्ट है। ये लोनलीनेस अब किसी एक पर्सनल सेपरेशन के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक जनरल ह्यूमन कंडीशन बन चुकी है। इस पोयम के थ्रू आर्नोल्ड यूनिवर्सल एलिनेशन को एड्रेस कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसी ही फीलिंग है जो आज के टाइम में लोगों को बड़े मेट्रोपोलिसेस जैसे मुंबई, दिल्ली या फिर कोलकाता में फील होती है, जहां आसपास लाखों लोग तो रहते हैं, पर एक कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिटी है, जो हमें आज भी छोटे टाउन्स या विलेजेस में देखने को मिलती है। आर्नोल्ड ये मानते हैं कि हर एक इंसान दूसरे से आइसोलेटेड है। एक ऐसी स्पिरिचुअल डिक्लाइन आ चुकी है जिसने हम सबको अकेला कर दिया है। ये वो प्रोफाउंड एलिनेशन की फीलिंग है जो आर्नोल्ड को 20th सेंचुरी के एग्जिस्टेंशियलिस्ट पोएट से बहुत क्लोजली कनेक्ट करती है। तो ये था हमारा डिटेल्ड बैकग्राउंड, जिससे हमें एक क्लियर आइडिया मिलता है कि इस पोयम का मूड कितना ज्यादा मेलनकलिक और डीपली फिलोसफिकल होने वाला है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस मास्टरपीस को लाइन बाय लाइन डिकोड करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर एक लाइन अपने अंदर एक बहुत गहरा मीनिंग छुपाए हुए है। Yes, in the sea of life aniled, with echoing straits between us thrown, dotting the shoreless watery wild, we mortal millions live alone. आर्नोल्ड इस पोयम की शुरुआत एक बहुत ही एम्फेटिक और स्ट्रॉन्ग वर्ड यस के साथ करते हैं। ये यस किसी सवाल का जवाब नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रोफाउंड रियलाइजेशन या फिर इंसाइट है जिस पर आर्नोल्ड को पूरी तरीके से विश्वास है कि ये सच है। फर्स्ट लाइन में एक टेक्निकल टर्म का यूज हुआ है, एनाइल्ड, जिसका मतलब होता है मेड एन आइलैंड ऑफ, यानी कंप्लीटेड, आइसोलेटेड या फिर अकेला कर दिया जाना। आर्नोल्ड कहते हैं कि हम सब इस सी ऑफ लाइफ यानी जिंदगी के समुंदर में छोटे छोटे आइलैंड्स की तरह है। हमारे बीच में इकोइंग स्ट्रेट्स यानी रोरिंग गल्फ यानी गरजते हुए समुद्री रास्ते हैं, जो हमें एक दूसरे से अलग करते हैं। इस अनंत किनारे रहित समुंदर, शोरलेस वाटरी वाइल्ड में हम मॉर्टल मिलियंस यानी लाखों करोड़ों इंसान रहते तो एक ही दुनिया में है, पर प्रैक्टिकली वी लिव अलोन।
आर्नोल्ड ने इस अकेलेपन को एम्फसाइज करने के लिए टेक्स्ट में अलोन वर्ड पर स्पेशल स्ट्रेस दिया है। द आइलैंड्स फील द एनक्लैप्सिंग फ्लो एंड देन देयर एंडलेस बाउंड्स दे नो। यहाँ एनक्लैप्सिंग का मतलब है सराउंडिंग या फिर एंडलेस। ये लाइंस बताती है कि इन आइलैंड्स यानी कि जो ह्यूमन को सिंबलाइज कर रहे हैं, उनको आसपास के इस एंडलेस फ्लो का पूरा एहसास है। उन्हें पता है कि ये बहती हुई लहरें उन्हें बाकी आइलैंड से अलग रखेंगी और ये फासले इनसरमाउंटेबल है, यानी जिन्हें पार नहीं किया जा सकता वैसे है। इन शॉर्ट, हर एक इंसान एक लोनली एग्जिस्टेंस जीने के लिए डूम्ड है, मजबूर है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आर्नोल्ड का ये थॉट जॉन डन की फेमस लाइन नो मैन इज एन आइलैंड के बिल्कुल अपोजिट है। अब पोयम का टोन थोड़ा शिफ्ट होता है सेकंड स्टैंजा में। एक आइसोलेशन के बाद आर्नोल्ड नेचर के थ्रू एक सूदिंग रोमांटिक फीलिंग इंट्रोड्यूस करते हैं। बट व्हेन द मून देयर हॉलोज लाइट्स एंड दे आर swept by balms of spring, and in their glens on starry nights the nightingales divinely sing, and lovely notes from shore to shore across the sound and channels pour। इन लाइन्स में एक मूड ऑफ एन्चैंटमेंट यानी कि जादू या फिर रोमांटिक लव जैसा एहसास सजेस्ट किया गया है। आर्नोल्ड कहते हैं कि जब रात में चांद की रोशनी इन आइलैंड्स के अंधेरों को चमकाती है और स्प्रिंग सीजन की सूदिंग हवाएं बार्म्स ऑफ स्प्रिंग उनके नैरो वैली यानी ग्लेन से होकर गुजरती है, तब माहौल थोड़ा बदल जाता है। ऐसी तारों भरी रातों में स्टारी नाइट्स में जब नाइटिंगेल यानी बुलबुल गाना गाती है, तो उसका वो हेवनली सॉन्ग एक शोर से दूसरे शोर तक ट्रेवल करता है। ये नाइटिंगेल का सॉन्ग और नेचर की ये खूबसूरती उन इनपेनेट्रेबल गर्ल्स को क्रॉस करके दूसरे आइलैंड तक पहुंचती है। ऐसे वक्त में इंसान का वो कंप्लीट अकेलापन थोड़ा सा कम होता हुआ फील होता है। नेचर यहाँ एक रिकंसाइलिंग और हीलिंग टच की तरह काम कर रही है। पिछले स्टैंजा का थॉट सीमलेसली स्टैंजा 3 में कंटिन्यू होता है। वो नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनकर इन आइलैंड्स के अंदर क्या फील होता है, वो आर्नोल्ड यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओह, then a longing like despair is to their farthest caverns sent, for surely once they feel we were part of a single continent। इस रोमांटिक और सूदिंग माहौल में लोनली इंडिविजुअल्स के दिलों की गहराइयों से एक डीप डिजायर या लॉन्गिंग उठती है। यहाँ कार्बन्स यानी केज वर्ड का यूज इंडिविजुअल के इनर मोस्ट डेप्थ को दर्शाने के लिए किया गया है, लेकिन ये लॉन्गिंग आखिर में डिस्पेयर यानी निराशा में बदल जाती है, क्योंकि ये कभी पूरी नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि इन आइलैंड्स को महसूस होता है कि किसी वक्त में वो सब एक सिंगल कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे और इस तरह आज की तरह अलग और आइसोलेटेड नहीं थे। ये लॉन्गिंग एक्चुअली एक नॉस्टैल्जिया है उस खोई हुई यूनिटी और फेलो फीलिंग के लिए, जो शायद कभी ह्यूमन बींग्स के बीच एग्जिस्ट किया करती थी। नाउ राउंड अस स्प्रेड द वाटरी प्लेन, ओ माइट आर मार्जेस मीट अगेन। क्या मार्जेस का मतलब है बाउंड्रीज। अब इन आइलैंड्स के चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, जिसने उनको डिवाइड कर दिया। फिर भी हर एक आइलैंड इस उम्मीद में तड़पता है कि काश काश उनकी बाउंड्रीज एक बार फिर से आपस में मिल जाए और वो फिर से एक कॉन्टिनेंट बन जाए। पोयम के फाइनल सेक्शन में आर्नोल्ड एक बहुत ही बड़ा फिलोसफिकल सा सवाल पूछते हैं और फिर खुद उसका एक बिटर सा जवाब भी देते हैं। Who ordered that their longings fire should be as soon as kindled cooled, who render vain their deep desire। आर्नोल्ड यहाँ पूछते हैं कि इस आइसोलेशन और ट्रेजेडी के लिए आखिर कौन रिस्पॉन्सिबल है। किसने ये ऑर्डर दिया कि ह्यूमन हार्ट में जब ये पैशनेट डिजायर लॉन्गिंग्स फायर जगती है, तो उसे इतनी जल्दी ठंडा क्यों कर दिया जाता है। वो कौन है जो ह्यूमंस की इस डीप डिजायर को फ्रस्ट्रेट करके उनको वेन कर देता है, उनको व्यर्थ कर देता है। अ गॉड, a god their servants ruled, and bade betwixt their shores to be the unplumbed salt estranging sea। और यहाँ आर्नोल्ड डायरेक्टली आंसर देते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि गॉड यानी ईश्वर है, जिसने ह्यूमन कंडीशन को डिक्री किया है। यहाँ सर्वरेंस का मतलब है ब्रेकिंग ऑफ यानी अलग करना। गॉड ने ही ये ऑर्डर दिया है कि ह्यूमन बींग्स एक दूसरे से हमेशा सेपरेटेड रहेंगे, ऐसा इस स्टैंजा का कहना है। बेटवेक्स्ट का मतलब है बिटवीन, दो चीजों के बीच में आना, और अनप्लग्ड का यहाँ पर मतलब है कि जिसे नापा ना जा सके यानी कि इमेजरेबल। और एस्ट्रेंजिंग का मतलब है एलिनेटिंग यानी दूरी पैदा करने वाला। गॉड ने ही इन शोर्स के बीच ऐसे गहरे, खारे और अलग करने वाले समुद्र को बहने का ऑर्डर दिया है। इन अदर वर्ड्स, गॉड ने ही उन मिस्टीरियस और इनसरमाउंटेबल डिफरेंसेस को क्रिएट किया है, जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करते हैं। इस प्रीडिकेमेंट यानी दुविधा की कोई रेमेडी या फिर इलाज नहीं है,
क्योंकि ये आइसोलेशन लाइफ का और क्रिएशन का ही एक फाउंडेशनल कंडीशन है। अगर आप इस पोयम के फ्लो को देखें तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने स्टार्ट एक एक्सेप्टेंस यानी यस से किया था, फिर एक रोमांटिक इल्यूजन क्रिएट किया, उसके टूटने का दर्द दिखाया और एंड में डेस्टिनी और गॉड को इस यूनिवर्सल आइसोलेशन के लिए अकाउंटेबल ठहराया। हर एक स्टेंजा बिल्कुल ग्रेसफुली एक डीप फिलोसफिकल ट्रुथ की तरफ बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, अब जब हमने इस पोयम को लाइन बाय लाइन समझ लिया है, तो चलिए इसके डीपर थीम्स पर फोकस करते हैं। किसी भी लिटरेचर स्टूडेंट के लिए ये थीम्स को समझना सबसे ज्यादा क्रूशियल स्टेप होता है। यूनिवर्सल आइसोलेशन एंड एलिनेशन। इस पोयम का सबसे बड़ा और सेंट्रल थीम एक पर्सनल क्राइसिस नहीं, बल्कि यूनिवर्सल आइसोलेशन है। मैथ्यू आर्नोल्ड ये बताते हैं कि ह्यूमन बींग्स आपस में परमानेंटली सेपरेटेड है। ये अकेलेपन की फीलिंग किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी की कंडीशन है। स्पिरिचुअल डिक्लाइन एंड लॉस। इस फिजिकल या इमोशनल सेपरेशन के पीछे एक गहरा स्पिरिचुअल डिक्लाइन या फिर कोलैप्स है। आर्नोल्ड के टाइम में, यानी कि विक्टोरियन एरा में, लोग अपना फेथ खो रहे थे और उस लॉस ऑफ फेथ ने उन्हें अंदर से अकेला और एलिनेट कर दिया था। द हीलिंग पावर ऑफ नेचर वर्सेस डिस्पेयर। नेचर इस पोयम में एक रिकंसाइलिंग और हीलिंग टच की तरह काम करती है। चांद की रोशनी, हवा और नाइटिंगेल का गाना इंसान के अंदर प्यार और यूनिटी की लॉन्गिंग यानी तड़प पैदा करता है। लेकिन अल्टीमेट थीम यही है कि ये कम्युनियन यानी कि एक होना अब इम्पॉसिबल है और ये लॉन्गिंग सिर्फ डिस्पेयर यानी निराशा में बदल जाती है। अब आते हैं हमारे एनालिसिस सेक्शन पर। एक लिटरेचर स्टूडेंट होने के नाते और एक यूट्यूब एजुकेटर के तौर पर मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए पोएटिक टेक्निक्स को जरूर से मेंशन करें। हर एक सेंटेंस स्मूथली कनेक्ट होता है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले इस पोयम की फॉर्म और राइम स्कीम को एनालाइज करते हैं। इस पोयम का राइम स्कीम एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड पैटर्न फॉलो करता है। हर स्टेंजा 6 लाइंस का है और इसका राइम स्कीम ए बी डबल सी डी ई एफ एफ है। ये कंट्रोल्ड राइम स्कीम उस स्ट्रिक्ट ऑर्डर को दिखाता है जो गॉड ने हमारी आइसोलेशन के लिए बनाया है। मेटाफर्स एंड सिंबोलिज्म। द आइलैंड्स। इस पोयम में आइलैंड्स एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर है जो इंडिविजुअल की आइसोलेशन और सेपरेशन को दर्शाता है। हम सब भले ही पास पास दिखते हैं, पर आइलैंड्स की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। द सी। समुंदर यहाँ मेलनकली और डिस्पेयर का एक सिंबल है। जैसे इंग्लिश चैनल फिजिकली आर्नोल्ड को उनकी लवर मार्गरेट से सेपरेट करता है, वैसे ऐसा क्रिटिक कैथलीन टल्स्टन का मानना है, उन्होंने ये चीज सजेस्ट की थी। ठीक वैसे ही सी उन इनसेपरेबल गर्ल्स का सिंबल है जो एक ह्यूमन बीइंग को दूसरे ह्यूमन बीइंग से अलग करते हैं। आर्नोल्ड ने इस पोयम में हमारे सेंसेस को इन्वोक करने के लिए बहुत ही कमाल की इमेजरी का यूज किया है। उन्होंने विजुअल इमेजेस का यूज किया है। सी ऑफ लाइफ और समुंदर में बिखरे हुए आइलैंड्स का विजुअल पोयम के फर्स्ट स्टैंजा में बहुत इफेक्टिवली इन्वोक किया गया है। टैक्टाइल इमेजेस। टैक्टाइल यानी जिसे हम टच या फील कर सकते हैं। बाम ऑफ स्प्रिंग्स। स्प्रिंग की सूदिंग हवाएं एक परफेक्ट टैक्टाइल इमेज का एग्जांपल है। ऑडिटरी इमेजेस। ऑडिटरी यानी सुनाई देने वाली आवाजें। नाइटिंगेल्स डिवाइनली सिंग इसका एक शानदार एग्जांपल है जो नेचर के हीलिंग टच को एम्फेसाइज करता है। तो दोस्तों, इस पूरे एनालिसिस को रैप अप करते हुए हम ये कह सकते हैं कि टू मार्गरेट कंटिन्यूड सिर्फ एक लव पोयम नहीं है, ये ह्यूमन कंडीशन पर एक बहुत ही गहरा फिलोसफिकल मेडिटेशन है। मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपनी पर्सनल सेपरेशन, मार्गरेट से दूरी को एक ट्रिगर की तरह यूज किया ताकि वो ह्यूमैनिटी के उस अकेलेपन को एक्सप्रेस कर सके जो हम आज भी फील करते हैं। आज के मॉडर्न मेट्रोपोलिसिस में, जहां हम सोशल मीडिया पर तो हजारों लोगों से जुड़े हुए हैं, वहां ये ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिटी और एलिनेशन बिल्कुल सच लगता है। इस प्री डिकमेंट का कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आर्नोल्ड के अकॉर्डिंग ये गॉड का ही बनाया हुआ ऑर्डर है कि हम अकेले आए थे और आइलैंड्स की तरह अकेले ही रहेंगे। उम्मीद है आपको ये पूरी पोयम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कंटेक्स्ट से लेकर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और डीप एनालिसिस तक आपको हर एक वर्ड क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।